साथियों, आप सभी का विजय के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12 की पुस्तक है भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास, और इस पुस्तक में 8 अध्याय हैं और यह जो है अध्याय 8 है सामाजिक आंदोलन। तो इस अध्याय के साथ ही, या ये कहें इस वीडियो के साथ ही, यह पूरी पुस्तक जो है यहाँ पर पूरी हो जाएगी अध्यायवार। तो इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। तो अध्याय प्रारंभ होता है, विश्व भर में बड़ी संख्या में विद्यार्थी तथा कार्यालय कर्मी अपने काम पर 5 या 6 दिन ही जाते हैं तथा सप्ताहांत मतलब वीकेंड पर में विश्राम करते हैं। फिर भी छुट्टी वाले दिन आराम करने वाले व्यक्तियों में से बहुत थोड़े लोगों को ही इस बात का आभास है कि यह छुट्टी का दिन मजदूरों के एक लंबे संघर्ष का परिणाम है। कार्य दिवस का 8 घंटे से अधिक का न होना, पुरुषों तथा महिलाओं को समान कार्य के लिए समान मजदूरी दिया जाना तथा मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा तथा पेंशन के अधिकार एवं अन्य बहुत से अधिकार सामाजिक आंदोलनों के द्वारा प्राप्त किए गए थे। सामाजिक आंदोलनों ने उस विश्व को एक आकार दिया जिसमें हम रहते हैं, और ये निरंतर ऐसा कर रहे हैं। इससे संबंधित एक उदाहरण लेते हैं कि किस प्रकार से हमने अधिकारों के लिए संघर्ष किया है। मतदान के अधिकार के संदर्भ में बात करते हैं। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार अथवा प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को मत देने का अधिकार भारतीय संविधान द्वारा दिए गए प्रमुख अधिकारों में से एक है। इसका अर्थ यह है कि हम स्वयं अपने द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के अतिरिक्त किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा शासित नहीं हो सकते हैं। यह अधिकार औपनिवेशिक शासन के दिनों से मौलिक रूप से भिन्न है, जब व्यक्तियों को ब्रिटिश राज सत्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले औपनिवेशिक अधिकारियों के समक्ष झुकना पड़ता था। हालांकि ब्रिटेन में भी सभी को मतदान का अधिकार नहीं था। मतदान का अधिकार संपत्ति के स्वामियों तक ही सीमित था। चार्टरवाद या चार्टरिज्म इंग्लैंड में संसदीय प्रतिनिधित्व से संबंधित एक सामाजिक आंदोलन था। सन 1839 में 1839 में 12.5 लाख से अधिक व्यक्तियों ने जन चार्टर अर्थात पीपुल्स चार्टर पर हस्ताक्षर करके सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, मतपत्र द्वारा मतदान तथा संपत्तिहीन होने पर भी चुनाव में खड़े होने के अधिकार की मांग की तथा सन 1842 में उक्त आंदोलन ने 3,25,000 हस्ताक्षर एकत्रित किए, जो एक छोटे देश के लिए बहुत बड़ी संख्या थी। फिर भी प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही सन 1918 में 21 वर्ष से अधिक आयु के सभी पुरुषों और 30 वर्ष से अधिक आयु की विवाहितों, गृहस्वामिनों तथा विश्वविद्यालय स्नातक महिलाओं को मतदान का अधिकार मिल गया। जब सफ्रागेट्स, ये महिला आंदोलनकारी थे, इन्होंने सभी वयस्क महिलाओं के लिए मतदाता का अधिकार मामला उठाया तो उनका कड़ा विरोध हुआ तथा उनका आंदोलन निर्ममता से कुचल दिया गया। तो ये एक उदाहरण था कि किस प्रकार से हमने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया है पहले। अब हम फिर से कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं कि हम प्रायः मान लेते हैं कि जिन अधिकारों का हम उपभोग करते हैं वो यूं ही प्राप्त हो गए हैं। पूर्व के उन संघर्षों का स्मरण करना महत्वपूर्ण है जिनसे ये अधिकार मिलने संभव हुए हैं। आपने 19वीं सदी के सामाजिक सुधार आंदोलनों, जात तथा लिंग भेद के विरुद्ध संघर्षों तथा भारत के राष्ट्रीय आंदोलन जिससे हमें औपनिवेशिक राज से 1947 में स्वतंत्रता मिली के बारे में पढ़ा है। आप विश्व भर के अनेक राष्ट्रवादी आंदोलनों से भी परिचित हैं, जिनसे एशिया, अफ्रीका तथा अमेरिका में औपनिवेशिक राज्य का अंत हुआ। विश्व भर में सामाजिक आंदोलनों ने अश्वेत लोगों के, जो काले लोग होते हैं, अश्वेत लोगों के समान अधिकारों के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में 1950 तथा 1960 के दशकों में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन और दक्षिणी अफ्रीका में रंग भेद के विरुद्ध संघर्ष ने विश्व को मौलिक रूप से बदला है। सामाजिक आंदोलन न केवल समाजों को बदलते हैं बल्कि अन्य सामाजिक आंदोलनों को भी प्रेरणा देते हैं। सामाजिक परिवर्तन लाने में भारतीय संविधान की भूमिका की कहानी, जो हम अध्याय का शीर्षक था भारतीय लोकतंत्र की कहानियाँ, उस अध्याय में हम लोग पढ़ चुके हैं। वहाँ पर भी यही संकेत देती हैं। अब हम लोग बात करते हैं सामाजिक आंदोलन के लक्षण के बारे में। जब बस जो होती है, एक बच्चे को कुचल देती है तो लोग बस को क्षति पहुंचा सकते हैं तथा उसके चालक पर हमला कर सकते हैं। यह विरोध की एकाकी घटना है, क्योंकि यह भड़क उठती है तथा शांत हो जाती है, इसलिए यह एक सामाजिक आंदोलन नहीं है। सामाजिक आंदोलन में एक लंबे समय तक निरंतर सामूहिक गतिविधियों की आवश्यकता होती है। ऐसी गतिविधियां प्रायः राज्य के विरुद्ध होती हैं तथा राज्य की नीति तथा व्यवहार में परिवर्तन की मांग करती हैं। स्वतः स्फूर्त तथा असंगठित विरोध को भी सामाजिक आंदोलन नहीं कह सकते हैं।
स्वतः स्फूर्त तथा असंगठित विरोध को भी सामाजिक आंदोलन नहीं कह सकते हैं। सामूहिक गतिविधियों में कुछ हद तक संगठन होना आवश्यक है। इस संगठन में नेतृत्व तथा संरचना होती है, जिसमें सदस्यों का पारस्परिक संबंध, निर्णय प्रक्रिया तथा उनका अनुपालन परिभाषित होता है। सामाजिक आंदोलन में भाग लेने वाले लोगों के उद्देश्य तथा विचारधाराओं में भी समानता होती है। सामाजिक आंदोलन में एक सामान्य अभिमुखता अथवा किसी परिवर्तन को लाने या रोकने का तरीका होता है। ये विशिष्ट लक्षण स्थायी नहीं होते हैं। ये सामाजिक आंदोलन की जीवन अवधि में बदल सकते हैं। सामाजिक आंदोलन प्रायः किसी जनहित के मामले में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से उत्पन्न होते हैं, जैसे कि जनजातीय लोगों के लिए जंगल के उपयोग का अधिकार अथवा विस्थापित लोगों के पुनर्वास तथा क्षतिपूर्ति के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए। ऐसे ही अन्य मुद्दों के बारे में सोचिए जिन्हें सामाजिक आंदोलनों ने पूर्व तथा वर्तमान में उठाया हो। जबकि सामाजिक आंदोलन सामाजिक परिवर्तन लाना चाहते हैं, कभी कभी यथापूर्व स्थिति बनाए रखने के लिए प्रतिरोधी आंदोलन जन्म लेते हैं। ऐसे प्रतिरोधी आंदोलनों के कई उदाहरण हैं। जब राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया था, तब ब्रह्म समाज की स्थापना की तो सती प्रथा के प्रतिरक्षकों ने, मतलब प्रतिरक्षक जो सती प्रथा का समर्थन करते थे, तो उन्होंने धर्म सभा स्थापित की, एक संगठन स्थापित किया जिसका नाम था धर्म सभा, तथा अंग्रेजों को सती के विरुद्ध कानून न बनाने के लिए याचिका दी। जब सुधारवादियों ने बालिकाओं के लिए शिक्षा की मांग की, तो बहुत से लोगों ने कहकर इसका विरोध किया कि यह समाज के लिए विनाशकारी होगा। जब सुधारकों ने विधवा पुनर्विवाह का प्रचार किया, तो उनका सामाजिक बहिष्कार किया गया। जब तथाकथित निम्न जाति के बच्चों ने स्कूलों में नाम लिखवाया, तो कुछ तथाकथित उच्च जाति के बच्चों को उनके परिवारों द्वारा स्कूलों से निकाल लिया गया। किसान आंदोलनों को भी प्रायः क्रूरता से दबाया गया। हाल में हमारे देश में पूर्व में बहिष्कृत समूह जैसे कि दलितों के सामाजिक आंदोलनों से उनके विरुद्ध बदले की कार्रवाई का उदय हुआ। इसी तरह शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण देने के प्रस्तावों से उनका विरोध करने वाले प्रतिरोधी आंदोलनों का जन्म हुआ। सामाजिक आंदोलन आसानी से समाज को नहीं बदल सकते, क्योंकि यह संरक्षित हितों तथा मूल्यों दोनों के विरुद्ध होते हैं। इसलिए इनका विरोध तथा प्रतिकार होना स्वाभाविक है, लेकिन कुछ समय के बाद परिवर्तन होते भी हैं। जहाँ विरोध सामूहिक गतिविधि का सर्वाधिक मूर्त रूप है, वहीं सामाजिक आंदोलन समान रूप से महत्वपूर्ण अन्य तरीकों से भी कार्य करता है। सामाजिक आंदोलनकारी लोगों को उनसे संबंधित मुद्दों पर प्रेरित करने के लिए सभाएं करते हैं। ऐसी गतिविधियां साझा सोच में सहायक होती हैं। ऐसी गतिविधियां जो हैं साझा सोच में सहायक होती हैं तथा सामूहिक एजेंडा को आगे बढ़ाने में स्वीकृति की भावना अथवा आम सहमत के लिए लोगों को तैयार करवाती हैं। सामाजिक आंदोलन प्रचार योजनाएं भी बनाते हैं, जिसमें सरकार पर दबाव बनाने वाले, संचार और जनमत तैयार करने वाले अन्य महत्वपूर्ण लोग भी शामिल होते हैं। अध्याय 3, जिसका शीर्षक था भारतीय लोकतंत्र की कहानियां, में इस विषय पर की गई चर्चा को याद कीजिए आप। सामाजिक आंदोलन विरोध के विभिन्न साधनों को भी विकसित करता है, जैसे मोमबत्ती या मसाल जुलूस, काले कपड़े का प्रयोग, नुक्कड़ नाटक, गीत, कविताएं इत्यादि। गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में अहिंसा, सत्याग्रह तथा चरखे के प्रयोग जैसे नए तरीकों को अपनाया। विरोध के नए तरीकों जैसे कि धरना तथा नमक के उत्पादन पर औपनिवेशिक प्रतिबंध की अवहेलना का आप स्मरण कर सकते हैं। एक थोड़ा सा हम लोग उदाहरण पढ़ लेते हैं सत्याग्रह की झांकी के संदर्भ में या सत्याग्रह के संदर्भ में। तो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान विदेशी सत्ता तथा पूंजी का मेल सामाजिक विरोधों का केंद्र बिंदु था। महात्मा गांधी ने भारत में कपास उगाने वालों तथा बुनकरों की जीविका, जो सरकार के मिल में तैयार कपड़ों की तरफदारी करने की नीयत से नष्ट हो गई थी, के समर्थन में हाथ से कता तथा बुना वस्त्र खादी पहना। नमक बनाने के लिए बहुचर्चित डांडी यात्रा अंग्रेजों की कर नीतियों, जिसमें उपभोग की मूलभूत सामग्री के उपभोक्ताओं पर साम्राज्य को लाभ पहुंचाने के लिए बहुत अधिक भार डाला गया था, के विरोध के खिलाफ एक विरोध था। गांधी जी ने प्रतिदिन के जन उपभोग की चीज़ों जैसे कपड़ा और नमक को चुना और उन्हें प्रतिरोध का प्रतीक बना दिया। तो ये एक उदाहरण है कि किस प्रकार से जन आंदोलन चलाए जाते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं, बिमल दा मोरे साहेब मोरे का 1970 का उदाहरण है ये। पारसी समुदाय में जन्मे अंकुश काले का एक जनसभा में भाषण। पारदी बहुत कुशल शिकारी होते हैं। जनसभा में भाषण पारदी बहुत कुशल शिकारी होते हैं, फिर भी समाज हमें केवल अपराधियों के रूप में ही पहचानता है।
इन्होंने ये भाषण में, जो पारसी समुदाय में जन्मे अंकुश काले थे, इन्होंने एक जनसभा में भाषण दिया कि पारधी जो होते हैं वो बहुत कुशल शिकारी होते हैं, फिर भी समाज हमें केवल अपराधियों के रूप में ही पहचानता है। हमारे समुदाय को चोरी के अभियोग में पुलिस की प्रताड़ना सहनी पड़ती है। गाँव में जब भी कोई चोरी होती है तो हमें ही पकड़ा जाता है। पुलिस हमारी महिलाओं को शोषण करती है तथा हमें उनका अपमान देखना पड़ता है। समाज हमें दूर रखना चाहता है क्योंकि हमें चोर कहा जाता है। किंतु क्या कभी लोगों ने हमारे बारे में सोचा है, हमारे लोग चोरी क्यों करते हैं? यही वह समाज है जिसने हमें चोर बनने पर मजबूर किया। वे कभी हमें काम पर नहीं रखते क्योंकि हम पारदी हैं। तो यह एक सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में एक लेख था या उदाहरण था कि किस प्रकार से सामाजिक आंदोलन को उत्पन्न करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक आंदोलन में अंतर जो होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या है। सामान्य रूप से सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक आंदोलनों में अंतर करना महत्वपूर्ण है। सामाजिक परिवर्तन जो है निरंतर रूप से आगे बढ़ता रहता है। सामाजिक परिवर्तन की बृहद ऐतिहासिक प्रक्रियाएं असंख्य व्यक्तियों तथा सामूहिक गतिविधियों का परिणाम होती है। सामाजिक आंदोलन किसी विशिष्ट उद्देश्य की ओर निर्देशित होती है। इसमें लंबा तथा निरंतर सामाजिक प्रयास तथा लोगों की गतिविधियां शामिल होती हैं। जो अध्याय 2 था, अध्याय 2 जिसका शीर्षक था सांस्कृतिक परिवर्तन, उस अध्याय 2 में हमारी चर्चा के आधार पर हम संस्कृतिकरण तथा पाश्चात्यकरण को सामाजिक परिवर्तन के रूप में तथा 19वीं सदी के सामाजिक सुधारकों द्वारा समाज में परिवर्तन के प्रयासों को सामाजिक आंदोलनों के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, मतलब जो अध्याय 2 में जो हमने संस्कृतिकरण तथा पाश्चात्यकरण की प्रक्रिया को देखा वो सामाजिक परिवर्तन का उदाहरण है। जबकि जो 19वीं सदी के जो सामाजिक सुधारकों द्वारा, जैसे सती प्रथा का विरोध हो गया या विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करना, तो ये सब जो चीज़ें की गई समाज सुधारकों द्वारा, वो समाज में परिवर्तन के उन प्रयासों को सामाजिक आंदोलन के रूप में आप देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ कोई एक विशेष उद्देश्य लेकर के कार्य किया गया। अब हम लोग बात करते हैं समाजशास्त्र तथा सामाजिक आंदोलन की। तो सामाजिक आंदोलन का अध्ययन जो है समाजशास्त्र के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, यह प्रश्न है। तो देख लेते हैं कि क्यों महत्वपूर्ण है। प्रारंभ से ही समाजशास्त्र विषय जो है सामाजिक आंदोलनों में रुचि लेता रहा है। फ्रांसीसी क्रांति राजतंत्र को उखाड़ फेंकने तथा स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुता स्थापित करने के उद्देश्य से चलाए गए अनेक सामाजिक आंदोलनों की एक हिंसात्मक परिणति थी। याद रखिएगा, हिंसात्मक थी। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के दौरान बहुत से सामाजिक उतार चढ़ाव हुए तथा यदि आप कक्षा जो 11 की एनसीईआरटी की पुस्तक है, उसमें पुस्तक में पश्चिम में समाजशास्त्र के उदय पर काफ़ी चर्चा की गई है। गांवों से नगरों में काम की तलाश में आए गरीब मजदूरों तथा कारीगरों से इन कारीगरों ने उन अमानवीय जीवन स्थितियों का विरोध किया जिनमें रहने के लिए उन्हें बाध्य किया जाता था। इंग्लैंड के खाद्य दंगों अर्थात फूड राइट्स को प्रायः सरकार ने दबाया। कुलीन वर्ग द्वारा इन विरोधों को स्थापित व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती के रूप में देखा जाता था। सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उनकी चिंता समाजशास्त्री एमिल दुर्खाइम की रचनाओं में प्रतिबिंबित हुई थी। एमिल दुर्खाइम द्वारा समाज में श्रम के विभाजन, धार्मिक जीवन के प्रकार, यहाँ तक कि आत्महत्या आदि विषयक लेख उसकी चिंताओं को प्रतिबिंबित करते हैं कि कैसे सामाजिक संरचनाएं सामाजिक एकीकरण को संभव बनाती हैं। सामाजिक आंदोलनों को अव्यवस्था फैलाने वाली शक्तियों के रूप में देखा जाता था। कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रभावित विद्वानों ने सामूहिक हिंसात्मक गतिविधि का एक भिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। E.P. थॉम्सन जैसे इतिहासकारों ने दर्शाया कि जनसंकुल तथा भीड़ समाज को नष्ट करने के लिए अराजक गुंडों द्वारा बनाई हुई नहीं होती है, इसके बजाय उनमें भी नैतिक अर्थव्यवस्था होती है। दूसरे शब्दों में उनमें भी उनकी गतिविधियों के विषय में सही और गलत की साझी समझ होती है। उनके शोध ने दर्शाया कि नगरीय क्षेत्रों में गरीब लोगों के पास विरोध करने के लिए उपयुक्त कारण होते हैं। वे प्रायः सार्वजनिक रूप से विरोध करते हैं क्योंकि उनके पास वंचन के विरुद्ध अपना गुस्सा और क्षोभ प्रकट करने का कोई दूसरा तरीका नहीं होता है। अब बात कर लेते हैं सामाजिक आंदोलनों के सिद्धांत के बारे में। तो सापेक्षिक वंचन के सिद्धांत के अनुसार सामाजिक संघर्ष तब उत्पन्न होता है जब एक सामाजिक समूह यह महसूस करता है कि वह अपने आसपास के अन्य लोगों से खराब स्थिति में है। ऐसा संघर्ष सफल सामूहिक विरोध के रूप में परिणित हो सकता है। यह सिद्धांत जो है सामाजिक आंदोलनों को भड़काने में मनोवैज्ञानिक कारकों जैसे क्षोभ तथा रोष की भूमिका पर बल देता है। इस सिद्धांत की सीमा यह है कि हालांकि वंचन का आभास सामूहिक गतिविधि के लिए एक आवश्यक दशा है, फिर भी यह स्वयं में एक पर्याप्त कारण नहीं है।
ऐसी सभी घटनाएं जहां लोग सापेक्षिक वंचन का मतलब कमियों का अनुभव करते हैं सामाजिक आंदोलन में परिणित नहीं होती है। क्या आप ऐसे एक उदाहरण के बारे में सोच सकते हैं जहां लोग वंचन की अनुभूति तो करते हैं किंतु अपनी शिकायतों के निवारण के लिए किसी सामाजिक आंदोलन को ना तो प्रारंभ करते हैं और ना ही उसमें शामिल होते हैं। सामूहिक कार्रवाई को संगठित करने तथा सतत रूप से गतिशील रखने के लिए शिकायतों की चर्चा तथा विश्लेषण आवश्यक है, जिनसे एक साझी विचारधारा तथा रणनीति तक पहुंचा जा सके। अर्थात सापेक्षिक वंचन तथा सामूहिक गतिविधि के बीच स्वतः कोई कारण संबंध नहीं है। दूसरे कारक जैसे कि नेतृत्व तथा संगठन भी हैं जो कि समान रूप से महत्वपूर्ण है। मनकर ओल्सन की पुस्तक द लॉजिक और कलेक्टिव एक्शन या कह सकते हैं द लॉजिक एंड कलेक्टिव एक्शन में तर्क दिया गया है कि सामाजिक आंदोलन में स्वाहित चाहने वाले विवेकी व्यक्तिगत अभिनेताओं का पूर्ण योग है। एक व्यक्ति भी सामाजिक आंदोलन में शामिल होगा जब वह उससे कुछ प्राप्त कर सके। वह तभी भाग लेगा जब जोखिम कम हो और लाभ अधिक हो। मनकर ओल्सन का सिद्धांत विवेकी अधिकतम उपयोगितावादी व्यक्ति के अभिप्राय पर आधारित है। क्या हम सोचते हैं कि लोग कोई कार्य करने से पहले व्यक्तिगत लागत तथा लाभ की गणना करते हैं? मैकार्थी और जेल्ड ने संसाधन गतिशीलता का सिद्धांत प्रस्तावित किया तथा मनकर ओल्सन की इस कल्पना को निरस्त कर दिया कि सामाजिक आंदोलन स्वाहित चाहने वाले व्यक्तियों से बने होते हैं। इसके स्थान पर तर्क था इनका मैकार्थी और जेल्ड का कि तर्क था कि उनका सामाजिक आंदोलनों की सफलता संसाधनों अथवा विभिन्न प्रकार की योग्यता को गतिशील करने की क्षमता पर निर्भर होती है। अगर एक आंदोलन नेतृत्व, संगठनात्मक क्षमता तथा संचार सुविधाओं जैसे साधनों को एकत्र कर सकता है तथा उन्हें उपलब्ध राजनीतिक अवसर संरचना में उपयोग कर सकता है तो वह प्रभावशाली हो सकता है। आलोचक तर्क देते हैं कि सामाजिक आंदोलन उपलब्ध संसाधनों द्वारा सीमित नहीं होता है। यह नए प्रतीक तथा पहचानों जैसे संसाधनों की रचना कर सकता है। जैसे कि असंख्य गरीब लोगों के आंदोलन दिखाते हैं कि संसाधनों की कमी एक बाध्यता नहीं होती है। प्रारंभिक सीमित भौतिक संसाधनों तथा संगठनात्मक आधार के साथ भी एक आंदोलन संघर्ष की प्रक्रिया द्वारा संसाधनों की उत्पत्ति कर सकता है। अतीत तथा समकालीन समय में ऐसे उदाहरणों के बारे में सोचिए। सामाजिक संघर्ष से सामूहिक क्रिया स्वतः नहीं हो जाती है। ऐसी कार्रवाई के लिए एक समूह द्वारा स्वयं को उत्पीड़ित व्यक्तियों के रूप में चेतनात्मक रूप से विचार करना तथा अपनी पहचान बनाना भी आवश्यक है। इसके लिए एक संगठन, नेतृत्व तथा एक स्पष्ट विचारधारा भी होनी चाहिए। हालांकि अक्सर सामाजिक विरोध इनका अनुसरण नहीं करते हैं। लोगों में एक स्पष्ट विचार हो सकता है कि कैसे उनका शोषण हो रहा है, परंतु फिर भी वे प्रायः इसको प्रकट राजनीतिक गतिशीलता तथा विरोध द्वारा चुनौती नहीं दे पाते हैं। जेम्स स्कॉट ने अपनी पुस्तक वेपन्स ऑफ द वीक में मलेशिया के किसानों और मजदूरों के जीवन का विश्लेषण किया है। अन्याय के विरोध ने जानबूझकर धीरे काम करने जैसे छोटे मोटे तरीकों का स्वरूप लिया। इस तरह के कार्यों को प्रतिदिन प्रतिरोध के कार्य के रूप में परिभाषित किया गया है। मतलब जो किसान और मजदूर थे उन्होंने अपना विरोध कैसे किया कि जो काम करने की गति थी उन्होंने धीरे करना प्रारंभ कर दिया। एक आप उदाहरण देख सकते हैं। दक्षिण एशिया में गरीब महिलाओं पर किए गए अध्ययन में दर्शाया गया कि उन्हें अक्सर अपनी बचत में से कुछ पैसे अपने पतियों को शराब पीने हेतु देने के लिए बाध्य होना पड़ता था। तब उन्होंने अपना पैसा दो जगह छुपाने का एक तरीका निकाला। जब उन्हें परिश्रम से बचाए पैसों को देने के लिए बाध्य होना पड़ता था तो वह उसे उस छुपाई हुई जगहों में से एक में से निकाल लेती थी और इस प्रकार दूसरी जगह छुपाए गए पैसों को बचा लेती थी। अब हम लोग बात करते हैं सामाजिक आंदोलनों के प्रकार की। वर्गीकरण का एक प्रकार है सुधारवादी, प्रतिदानात्मक और क्रांतिकारी। तो सामाजिक आंदोलन कई प्रकार के होते हैं। उन्हें निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला प्रतिदानात्मक अथवा रूपांतरणकारी, दूसरा है सुधारवादी, तीसरा है क्रांतिकारी। तो पहले की बात करते हैं। प्रतिदानात्मक या रूपांतरणकारी सामाजिक आंदोलन का लक्ष्य अपने व्यक्तिगत सदस्यों की व्यक्तिगत चेतना तथा गतिविधियों में परिवर्तन लाना होता है। उदाहरण के लिए केरल के इजहावा समुदाय के लोगों ने नारायण गुरु के नेतृत्व में अपनी सामाजिक प्रथाओं को बदला। सुधारवादी सामाजिक आंदोलन वर्तमान सामाजिक तथा राजनीतिक विन्यास को धीमे प्रगतिशील चरणों द्वारा बदलने का प्रयास करता है। सन 1960 के दशक में भारत के राज्यों को भाषा के आधार पर पुनर्गठित करने अथवा हाल के सूचना के अधिकार का अभियान सुधारवादी आंदोलनों के उदाहरण हैं। क्रांतिकारी सामाजिक आंदोलन सामाजिक संबंधों के आमूल रूपांतरण का प्रयास करते हैं। प्रायः राज्य सत्ता पर
अधिकार के द्वारा। कैसे प्रयास करते हैं? यह रूपांतर का प्रयास है प्रायः राज सत्ता पर अधिकार के द्वारा। रूस की बोल्शेविक क्रांति, जिसने जार को, मतलब जो जार राजशाही थी, जार को अपदस्थ करके साम्यवादी राज्य की स्थापना की, तथा भारत में नक्सली आंदोलन जो दमनकारी भूस्वामियों तथा राज्य अधिकारियों को हटाना चाहते हैं, कि क्रांतिकारी आंदोलनों के रूप में व्याख्या की जा सकती है। क्या आप इन सामाजिक आंदोलनों को ऊपर दिए गए श्रेणियों के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं? किसको? आप, ये तेलंगाना संघर्ष है, तिभागा आंदोलन है, स्वास्थ्य परिवार आंदोलन है, संथाल हूल है, बिरसा मुंडा द्वारा चलाया गया उल गुलान है, दहेज हत्याओं के विरुद्ध अभियान है, दलितों को मंदिर में प्रवेश दिलाने का जो आंदोलन है, उत्तराखंड और झारखंड को पृथक राज्य का दर्जा दिलाने का जो आंदोलन है, या बंगाल, महाराष्ट्र, अन्य राज्यों में विधवा पुनर्विवाहित आंदोलन जो है। जब आप सामाजिक आंदोलन को इस प्रारूप के आधार पर वर्गीकृत करने का प्रयास करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत से आंदोलनों में प्रतिदानात्मक, सुधारवादी तथा क्रांतिकारी तत्व एक साथ मिले होते हैं, अथवा एक सामाजिक आंदोलन की अभिमुखता समय के साथ इस प्रकार बदलती है कि प्रारंभ में वह उदाहरणार्थ क्रांतिकारी उद्देश्य वाला हो और फिर सुधारवादी बन जाए। एक आंदोलन जन गतिशीलता तथा सामूहिक विरोध की अवस्था से प्रारंभ होकर के अधिक संस्थात्मक बन जाए। समाज विज्ञानी जो सामाजिक आंदोलनों के जीवन चक्रों का अध्ययन करते हैं, इसे सामाजिक आंदोलन संगठनों की ओर अग्रसर होने की चेष्टा मानते हैं। सामाजिक आंदोलन किस प्रकार देखा और वर्गीकृत किया जाता है, यह सदैव निरूपण का विषय रहा है। यह भिन्न भिन्न वर्गों में भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। उदाहरण के लिए 1857 ईस्वी में 1857 में जो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासकों के लिए गदर अथवा विद्रोह था, वह भारतीय राष्ट्रवादियों के लिए स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम था। फिर से देख लेते हैं। उदाहरण के लिए 1857 में जो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासकों के लिए गदर अथवा विद्रोह था, वह भारतीय राष्ट्रवादियों के लिए क्या था? स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम था। गदर वैध सत्ता यानी ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध एक अवज्ञा की कार्रवाई थी। ये ब्रिटिश सत्ता के दृष्टिकोण से यदि कहें तो, और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष ब्रिटिश राज्य की वैधानिकता को ही चुनौती थी। यह दिखाता है कि लोग कैसे सामाजिक आंदोलनों को भिन्न अर्थ देखते हैं, मतलब ब्रिटिश हुकूमत के दृष्टिकोण से और भारतीय लोगों के दृष्टिकोण से वही आंदोलन अलग अलग अर्थ देता है। अब वर्गीकरण का एक अन्य प्रकार है पुराना तथा नया। 20वीं सदी के अधिकांश भाग में सामाजिक आंदोलन वर्ग आधारित थे, जैसे कि मजदूर वर्ग आंदोलन तथा किसान आंदोलन अथवा उपनिवेशी विरोधी आंदोलन। जबकि उपनिवेश विरोधी आंदोलनों ने सभी लोगों को राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्षों में एकजुट किया। वर्ग आधारित आंदोलनों ने कामगार वर्गों अर्थात कृषक जैसे वर्गों को उनके अधिकारों की लड़ाई के लिए एकत्र किया। इस प्रकार पिछली सदी के सर्वाधिक दूरगामी आंदोलन वर्ग आधारित अथवा राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष पर आधारित थे। आपने अपने इतिहास की पुस्तकों में यूरोप में कामगारों के आंदोलनों के बारे में पढ़ा है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी आंदोलन का उदय हुआ। इसके अतिरिक्त विश्व भर में साम्यवादी तथा समाजवादी राज्यों का गठन हुआ, जिनमें सोवियत संघ, चीन तथा क्यूबा मुख्य रूप से उल्लेखनीय हैं। इन आंदोलनों से पूंजीवाद में भी सुधार हुआ। पश्चिम यूरोप में पूंजीवादी राष्ट्रों में कामगारों के अधिकारों का संरक्षण तथा सार्वभौमिक शिक्षा देने वाले, स्वास्थ्य की देखभाल तथा सामाजिक सुरक्षा देने वाले कल्याणकारी राज्यों की स्थापना साम्यवादी तथा समाजवादी आंदोलनों द्वारा उत्पन्न किए गए राजनीतिक दबाव के कारण संभव हुई। उपनिवेशवाद के विरुद्ध आंदोलन भी पूंजीवाद के विरुद्ध आंदोलन जितना प्रभावशाली रहा है। चूंकि पूंजीवाद तथा उपनिवेशवाद आमतौर पर साम्राज्यवाद के प्रकारों के माध्यम से अंतः संबंधित होते हैं, अतः सामाजिक आंदोलनों ने शोषण के इन दोनों प्रकारों, पूंजीवाद तथा उपनिवेशवाद दोनों प्रकारों को एक साथ निशाना बनाया। अर्थात राष्ट्रीय आंदोलनों ने विदेशी शक्ति के शासन के साथ ही विदेशी पूंजी के प्रभुत्व के विरुद्ध भी आंदोलन किया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के दशकों में राष्ट्रीय आंदोलनों के परिणाम स्वरूप भारत, मिस्र, इंडोनेशिया तथा अन्य बहुत से देशों में साम्राज्य के अंततः नए राष्ट्र राज्यों का गठन देखा गया। तब से 1960 तथा 1970 के दशक के प्रारंभ में सामाजिक आंदोलनों की एक नई लहर चली। यह वह समय था जब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के नेतृत्व में सेनाएं वियतनाम में पूर्व फ्रांसीसी उपनिवेश में साम्यवादी गुरिल्लाओं के विरुद्ध एक खूनी संघर्ष में संलिप्त थी। यूरोप में पेरिस विद्यार्थियों के जीवंत आंदोलन का केंद्र था, जो कि युद्ध के विरुद्ध हड़तालों की एक श्रृंखला में कामगारों के दलों में सम्मिलित हो गए। अटलांटिक की दूसरी तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका सामाजिक विरोध के उदय का अनुभव कर रहा था।
मार्टिन लूथर किंग द्वारा चलाए गए आंदोलन के बाद मैल्कम द्वारा अश्वेत शक्ति आंदोलन चलाया गया। युद्ध विरोधी आंदोलनों में लाखों विद्यार्थियों ने भाग लिया, जिन्हें सरकार द्वारा अनिवार्य रूप से भर्ती कर वियतनाम में लड़ने के लिए भेजा जा रहा था। महिलाओं का आंदोलन तथा पर्यावरण आंदोलनों को भी सामाजिक उथल पुथल के इस काल में बल मिला। इन तथाकथित नए सामाजिक आंदोलनों के सदस्यों को एक वर्ग और यहाँ तक कि एक राष्ट्र से संबंध रखने वालों के रूप में वर्गीकृत करना कठिन था। साझी वर्ग पहचान के बजाय सहभागियों ने अनुभव किया कि उनकी साझी पहचान विद्यार्थियों, महिलाओं, अश्वेतों अथवा पर्यावरणविदों के रूप में, न कि किसी देश के व्यक्ति के रूप में। पुराने सामाजिक आंदोलन जो प्रायः वर्ग संबंधी मुद्दों जैसे कि मजदूर संघ अथवा कृषक आंदोलन पर आधारित थे, किस प्रकार पर्यावरण तथा महिलाओं या जनजातीय आंदोलन जैसे नए सामाजिक आंदोलनों से भिन्न है, इसको आप इस पर आप विचार कर सकते हैं। इसके संदर्भ में आप जो अध्याय 5 जिसका शीर्षक था औद्योगिक समाज में परिवर्तन और विकास, उसमें वर्णित मजदूर संघ आंदोलनों तथा कामगारों के संघर्षों के अनेक उदाहरणों से पहले ही परिचित हो चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं नए सामाजिक आंदोलनों की पुराने सामाजिक आंदोलनों से जो भिन्नता है उसके संदर्भ में। तो हमने पहले भी देखा है कि ऐतिहासिक संदर्भों में भिन्नता थी। यह वह काल था जब राष्ट्रीय आंदोलन औपनिवेशिक शक्तियों को उखाड़कर फेंक रहे थे तथा पूंजीवादी पश्चिम में कामगार वर्ग के आंदोलन राज्य से बेहतर वेतन, बेहतर जीवन दशा, सामाजिक सुरक्षा, मुफ्त स्कूली शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुरक्षा प्राप्त कर रहे थे। यह वह काल भी था जब सामाजिक आंदोलन नए प्रकार के राज्यों तथा समाजों की स्थापना कर रहे थे। पुराने सामाजिक आंदोलनों ने शक्ति संबंधों के पुनर्गठन को केंद्रीय लक्ष्य के रूप में स्पष्टता देखा। पुराने सामाजिक आंदोलन राजनीतिक दलों के दायरे में काम करते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चलाया। चीन की साम्यवादी पार्टी ने चीनी क्रांति का नेतृत्व किया। आज कुछ लोग मानते हैं कि मजदूर संघों तथा कामगारों के द्वारा चलाई गई वर्ग आधारित राजनीतिक कार्यवाही पतनोन्मुख है। दूसरे लोग तर्क देते हैं कि धनी पश्चिम में कल्याणकारी राज्य के कारण वर्ग आधारित शोषण तथा असमानता जैसे मुद्दे केंद्रीय चिंता का विषय नहीं रहे। अतः नए सामाजिक आंदोलन समाज में सत्ता के वितरण को बदलने के बारे में न होकर के जीवन की गुणवत्ता जैसे स्वच्छ पर्यावरण के बारे में थे। पुराने सामाजिक आंदोलनों में सामाजिक दलों की केंद्रीय भूमिका थी। राजनीति शास्त्री रजनी कोठारी भारत में 1970 के दशक में सामाजिक आंदोलनों की भरमार को लोगों के संसदीय लोकतंत्र से बढ़ते असंतोष का कारण मानते थे। रजनी कोठारी तर्क देते हैं कि राज्य की संस्थाओं पर अभिजात लोगों का अधिकार हो गया है। इसके कारण राजनीतिक दलों द्वारा चुनावी प्रतिनिधित्व गरीबों द्वारा अपनी सुनवाई करवाने का एक प्रभावशाली तरीका नहीं रह गया। औपचारिक राजनीतिक व्यवस्था से छूट गए व्यक्ति सामाजिक आंदोलनों अथवा गैर दलीय राजनीतिक संगठनों में सम्मिलित हो गए ताकि वह राज्य पर बाहर से दबाव डाल सकें। आज नागरिक समाज की विस्तृत परिभाषा राजनीतिक दलों तथा मजदूर संघों के प्रतिनिधित्व वाले दोनों पुराने सामाजिक आंदोलन तथा नए गैर सरकारी संगठनों, महिलाओं के समूहों, पर्यावरण के समूहों तथा जनजातीय आंदोलनकारियों के लिए प्रयोग की जाती है। जब आप भारत में सामाजिक बदलाव के विभिन्न पहलुओं के बारे में पढ़ते हैं तो आप इस बात से अवश्य प्रभावित होते हैं कि भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन, उद्योग, कृषि तथा संस्कृति तथा संचार अर्थात मीडिया के क्षेत्र में लोगों के जीवन का पुनर्गठन कर रहा है। प्रायः फर्में अर्थात कंपनियां पारराष्ट्रीय होती हैं, मतलब इंटरनेशनल होती हैं। अक्सर उन पर कानूनी व्यवस्थाएं लागू होती हैं जो विश्व व्यापार संगठन WTO जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के विनियमों द्वारा निर्धारित की जाती हैं। पर्यावरण तथा स्वास्थ्य संबंधी जोखिम, परमाणु युद्ध के भय की प्रकृति भी भूमंडलीय होती है, ग्लोबलाइज्ड होती है। इसलिए आश्चर्यजनक नहीं है कि बहुत से नए सामाजिक आंदोलन विस्तार में अंतर्राष्ट्रीय होते हैं। हालांकि जो बात महत्वपूर्ण है वह यह है कि पुराने तथा नए आंदोलन नए मैत्री संगठनों जैसे कि विश्व सामाजिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो कि भूमंडलीकरण के संकटों के मुद्दे उठाते हैं, में मिलकर काम कर रहे हैं। क्या हम पुराने तथा नए सामाजिक आंदोलनों की भिन्नता को भारतीय संदर्भ में लागू कर सकते हैं? तो इस पर बात करते हैं। भारत में महिलाओं, कृषकों, दलितों, आदिवासियों तथा अन्य सभी प्रकार के सामाजिक आंदोलन हुए हैं। क्या इन आंदोलनों को नए सामाजिक आंदोलन समझा जा सकता है? गेल ऑम्बेट ने अपनी पुस्तक री इन्वेंटिंग रिवोल्यूशन में दर्शाया है कि सामाजिक असमानता तथा संसाधनों के असमान वितरण के बारे में चिंताएं इन आंदोलनों में भी आवश्यक तत्व बने हुए हैं। कृषक आंदोलनों ने अपने उत्पादन हेतु बेहतर मूल्य तथा कृषि संबंधी सहायता के हटाए जाने के विरुद्ध लोग गतिशील किया।
दलित मजदूरों ने सामूहिक प्रयास करके सुनिश्चित किया कि उच्च जाति के भूस्वामी तथा महाजन उनका शोषण न कर पाएं। महिलाओं के आंदोलन ने लिंग भेद के मुद्दों पर कार्यस्थल तथा परिवार के अंदर जैसे विभिन्न दायरों में कार्य किया। साथ ही साथ ये नए सामाजिक आंदोलन आर्थिक असमानता के पुराने मुद्दों के बारे में ही नहीं है, न ही ये वर्गीय आधार पर संगठित हैं। पहचान की राजनीति, सांस्कृतिक चिंताएं तथा अभिलाषाएं सामाजिक आंदोलनों की रचना करने के आवश्यक तत्व हैं तथा इनकी उत्पत्ति वर्ग आधारित असमानता इनइक्वलिटी में ढूंढना कठिन है। प्रायः ये सामाजिक आंदोलन वर्ग की सीमाओं के आर पार से भागीदारों को एकजुट करते हैं। उदाहरण के लिए महिलाओं के आंदोलन में नगरीय मध्यमवर्गीय महिलावादी तथा गरीब कृषक महिलाएं सभी शामिल होती हैं। पृथक राज्य के दर्जे की मांग करने वाले क्षेत्रीय आंदोलन व्यक्तियों के ऐसे विभिन्न समूहों को अपने साथ शामिल करते हैं जो एक सजातीय वर्ग की पहचान नहीं रखते हैं। सामाजिक आंदोलन में सामाजिक असमानता के प्रश्न दूसरे समान रूप से महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ शामिल हो सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं पारिस्थितिकीय आंदोलन के बारे में। आधुनिक काल के अधिकतर भाग में सर्वाधिक जोर विकास पर दिया गया है। दशकों से प्राकृतिक संसाधनों के अनियंत्रित उपयोग तथा विकास के ऐसे प्रतिरूप के निर्माण में जिससे पहले से ही घटते प्राकृतिक संसाधनों के अधिक शोषण की मांग बढ़ती है के विषय में बहुत चिंता प्रकट की जाती रही है। विकास के इस प्रतिरूप की इसलिए भी आलोचना हुई है या विकास के इस मॉडल की इसलिए भी आलोचना हुई क्योंकि यह मानता है कि विकास से सभी वर्गों के लोग लाभान्वित होंगे। यथा बड़े बांध लोगों को उनके घरों और जीवन यापन के स्रोत से अलग कर देते हैं और उद्योग कृषकों को उनके घरों और आजीविका से। औद्योगिक प्रदूषण के प्रभाव की एक और ही कहानी है। यहाँ हम पारिस्थितिकी आंदोलन से जुड़े विभिन्न मुद्दों को जानने के लिए इसका केवल एक उदाहरण ले रहे हैं। रामचंद्र गुहा की पुस्तक अनक्वाइट वुड्स, क्या पुस्तक का नाम है? अनक्वाइट वुड्स के अनुसार गांववासी अपने गांव के निकट के ओक तथा रो हैंड्रोन के जंगलों को बचाने के लिए एक साथ आ गया। सरकारी जंगल के ठेकेदार पेड़ों को काटने के लिए आए तो गांववासी जो थे, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल थी, आगे बढ़े और कटाई रोकने के लिए पेड़ों से चिपक गईं। गांववासियों के जीवन निर्वाह का प्रश्न दांव पर था। सभी लोग ईंधन के लिए लकड़ी, चारा तथा अन्य दैनिक आवश्यकताओं के लिए जंगलों पर निर्भर थे। इस संघर्ष ने गरीब गांववासियों को आजीविका की आवश्यकताओं को बेचकर राजस्व कमाने की सरकार की इच्छा के समक्ष खड़ा कर दिया। जीवन निर्वहन की अर्थव्यवस्था मुनाफे तथा लाभ की अर्थव्यवस्था के विपरीत खड़ी थी। सामाजिक असमानता के इस मुद्दे जिसमें गांववासियों के समक्ष वाणिज्य तथा पूंजीवादी हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली सरकार थी, तो असमानता के इस मुद्दे के साथ चिपको आंदोलन ने पारिस्थितिकी सुरक्षा के मुद्दे को भी उठाया। प्राकृतिक जंगलों को काटा जाना पर्यावरणीय विनाश का एक रूप था, जिसके परिणाम स्वरूप क्षेत्र में विनाशकारी बाढ़ तथा भूस्खलन हुए। गांववासियों के लिए ये लाल तथा हरे मुद्दे अंतः संबंध थे, जबकि उनकी उत्तरजीविता जंगलों के जीवन पर निर्भर थी। वे जंगलों का सबको लाभ देने वाली पारिस्थितिकी संपदा के बारे में भी आदर करते थे। इसके साथ ही चिपको आंदोलन ने सुदूर मैदानी क्षेत्रों में स्थित सरकार के मुख्यालय, जो उनकी चिंताओं के प्रति उदासीन तथा विरुद्ध प्रतीत होता था, के विरुद्ध पर्वतीय ग्रामवासियों के रोष को भी प्रदर्शित किया। इस प्रकार अर्थव्यवस्था, पारिस्थितिकी तथा राजनीतिक प्रतिरोध की चिंताएं चिपको आंदोलन का आधार बनी। अब थोड़ा सा ये जो चिपको आंदोलन है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो हिमालय की तलहटी में पारिस्थितिकी आंदोलन का एक उदाहरण चिपको आंदोलन की बात करते हैं, जो मिश्रित हितों तथा विचारधाराओं का एक अच्छा उदाहरण है। सन 1970 की अनापेक्षित भारी वर्षा से अत्यंत विनाशकारी बाढ़ आ गई, जो हमारी स्मृति में अभी तक नहीं आई थी। अलकनंदा घाटी में पानी ने 100 वर्ग किलोमीटर भूमि को डुबो दिया। धातु के 6 पुलों, 10 किलोमीटर की मोटर सड़क, 24 बसों तथा बहुत से अन्य वाहनों को बहा दिया। 366 घर गिर गए तथा 500 एकड़ धान की खड़ी फसल नष्ट हो गई। मानव तथा पशु जीवन की भी बहुत क्षति हुई थी। सन 1970 की बाढ़ क्षेत्र के पारिस्थितिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। गांववासी, जिन्होंने विनाश की मार सही, वनों की अंधाधुंध कटाई, भूस्खलन तथा बाढ़ के बीच अब तक के दुर्बल संबंध को देखने लगे थे। यह देखा गया कि वे गांव भूस्खलन से सबसे अधिक प्रभावित हुए, जो सीधे उन जंगलों के नीचे स्थित थे जहां पेड़ों की कटाई की गई थी। गांववासियों का मामला चमेली जिले में अवस्थित एक सहकारी संगठन दसौली ग्राम स्वराज संघ ने उठाया। इन प्रारंभिक विरोधों के बावजूद सरकार ने नवंबर में जंगलों की वार्षिक नीलामी कर दी। दिए जाने वाले भूखंडों में से एक रेनी जंगल था।
वर्षावन था। ठेकेदार के आदमियों ने जो जोशीमठ से रेनी जा रहे थे, रेनी से पहले ही बस रुकवाई। गांव के बाहर से ही वे जंगल की तरफ जा रहे थे। एक छोटी लड़की जिसने मजदूरों को उनके उपकरणों के साथ देखा था, भागकर गांव की महिला मंडल की प्रमुख गौरा देवी के पास गई। गौरा देवी ने दूसरी गृहिणियों को इकट्ठा किया और जंगल जा पहुंची। जब उन्होंने मजदूरों से कटाई कार्य प्रारंभ न करने की याचना की तो प्रारंभ में उन्हें गालियां धमकियां मिली। जब महिलाओं ने झुकने से इनकार कर दिया तो पुरुषों को अंततः चले जाना पड़ा। तो ये एक पारिस्थितिकी से संबंधित जो आंदोलन चिपको आंदोलन था उसके संदर्भ में यह उदाहरण था। एक अन्य घटना को देखते हैं या अन्य उदाहरण को देखते हैं। हमारे सामायिक अर्थात वर्तमान सूचना युग में विश्व भर के सामाजिक आंदोलन गैर सरकारी संगठनों अर्थात एनजीओ, धार्मिक तथा मानवतावादी समूहों, मानवाधिकार समितियों, उपभोक्ता संरक्षण अधिवक्ताओं, पर्यावरण आंदोलनकारियों तथा जनहित में अभियान करने वाले अन्य लोगों जो एक विशाल क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संजाल में एकजुट होने में सक्षम हैं। उदाहरण के लिए सिएटल में विश्व व्यापार संगठन के विरुद्ध हुए विशाल विरोध का संगठन पाक्षिक रूप से इंटरनेट आधारित संजाल द्वारा ही किया गया था। मतलब इंटरनेट के माध्यम से ही उस आंदोलन को क्रियान्वित किया गया था। अब हम लोग बात कर लेते हैं वर्ग आधारित आंदोलन की। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन या कृषक संघर्ष जो है ये औपनिवेशिक काल से पहले के दिनों में शुरू हुआ। यह आंदोलन 1858 और 1914 के बीच स्थानीयता, विभाजन और विशिष्ट शिकायतों से सीमित होने की ओर प्रवृत्त हुआ। 1859 और 62 1859 to 62 का विद्रोह जो कि नील की खेती के विरुद्ध था, जिसे नील विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, और 1857 का दक्कन का विद्रोह जो साहूकारों के विरोध में था। इससे जुड़े कुछ मुद्दे आने वाले समय में भी विद्यमान थे और महात्मा गांधी के नेतृत्व में वे आंशिक रूप से स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए। उदाहरण के लिए बारदौली सत्याग्रह जो कि 1928 में सूरत जिले में होता है, एक लगान विरोधी अभियान था और यह देशव्यापी असहयोग आंदोलन का हिस्सा था। यह भूमि का कर न देने का अभियान था। और 1917-18 में चंपारण सत्याग्रह हुआ जो नील की खेती के विरुद्ध था। 1980 का प्रतिरोध आंदोलन जो है वो ब्रिटिश सरकार की वन की नीतियों के विरुद्ध था और कुछ क्षेत्रों में स्थानीय शासक भी उठ खड़े हुए। जैसा कि यदि आप अध्याय 1 को पढ़ते हैं, जो अध्याय का चैप्टर जो शीर्षक था क्या था, संरचनात्मक स्ट्रक्चरल परिवर्तन, वहाँ पर आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। 1920 से लेकर के 1940 के मध्य किसान संगठन भी भड़क उठे। पहला संगठन था बिहार प्रोविंशियल किसान सभा 1929 और 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा का उदय होता है। तो बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का उदय कब होता है? 1929 में, 1929 में। और ऑल इंडिया किसान सभा का उदय या स्थापना कब होती है? 1936 में। किसान सभाओं के द्वारा संगठित हुए, किसान जो है सभाओं के द्वारा संगठित हुए और उनकी मांग थी किसानों, कामगारों तथा अन्य सभी वर्गों को आर्थिक शोषण से मुक्ति मिले। स्वतंत्रता के समय हमें दो मुख्य किसान आंदोलन देखने को मिलते हैं। पहला था तिभागा आंदोलन जो कि 1946-47 1946 to 47 और दूसरा था तेलंगाना आंदोलन जो कि 1946 से 51 के बीच का था। ठीक है, 1946 से 51। पहला संघर्ष जो तिभागा संघर्ष आंदोलन था, ये बंगाल और उत्तरी बिहार की पट्टेदारी अर्थात साझा खेती का था, जिसमें उसकी पैदावार का 2/3 हिस्सा देना होता था, न कि प्रथागत आधा। मतलब जिसका खेत होता था उसको, जो उसका पट्टा लेता था, उस पट्टेदार को, खेत के मालिक को 2/3 फसल देनी पड़ती थी। इसे किसान सभा और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI का समर्थन प्राप्त हुआ। मतलब इस आंदोलन को, जिसके विरुद्ध आंदोलन किया गया। दूसरा जो आंदोलन था आपका तेलंगाना आंदोलन 1946 से 51, यह प्रिंसली राज्य हैदराबाद की सामंती दशाओं के विरुद्ध था, जिसे CPI ने उठाया था, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI ने उठाया था। कुछ मुद्दे जो कि औपनिवेशिक काल में बहुत प्रभावी थे, स्वतंत्रता के बाद परिवर्तित हो गए। भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन, भूमि कर का महत्व कम होने लगना और लोगों को उधार देने की व्यवस्था से ग्रामीण क्षेत्रों में बदलाव आने शुरू हो गए। सन 1947 1947 के बाद के समय की विशेषताएं थीं 2 बड़े सामाजिक आंदोलन। पहला नक्सली आंदोलन और दूसरा नए किसानों का आंदोलन। नक्सली आंदोलन बंगाल में नक्सलबारी एक गांव है, नक्सलबारी क्षेत्र से शुरू होता है। कब? 1967 से, 1967 से प्रारंभ होता है। किसानों की केंद्रीय समस्या भूमि थी। आप ग्रामीण भारत की कृषक संरचना के तीव्र विभाजनों को पाठ जो 4 है, जिसमें ग्रामीण समाज, जो इसका चैप्टर का शीर्षक था ग्रामीण समाज में विकास एवं परिवर्तन, उसमें स्पष्ट रूप से समझ गए हैं।
इसके संदर्भ में कुछ उदाहरणों को यदि आप देखें, इन आंदोलनों के संदर्भ में एक आपको थोड़ा सा जानकारी मिलेगी। सिलीगुड़ी उपमंडल के किसानों की सभा एक बड़ी सफलता सिद्ध हुई। किसान अपने पहले के हिंसात्मक संघर्षों से जोशीले होकर के एवं बल पाकर के आगे के लिए आशान्वित हुए। जोतदारों के खेतों में धूप और वर्षा की दमनकारी दिनचर्या से मुरझाए श्रमिकों के निस्तेज चेहरों पर उम्मीद तथा वास्तविकता की समझ से चमक आ गई। कानून संन्याल के बाद के दावों के अनुसार मार्च से अप्रैल 1967 तक सभी गांव वाले संगठित हो चुके थे। 15,000 से 20,000 तक किसान पूर्णकालिक आंदोलनकारियों के रूप में नामांकित हुए। प्रत्येक गांव में किसान समितियां बनी और वे सशस्त्र गार्ड के रूप में रूपांतरित हो गए थे। उन्होंने जल्द ही जमीनों को किसान समितियों के नाम से अधिकृत कर लिया। जमीन के उन सभी प्रलेखों बही खातों को जला दिया गया जिनकी वजह से उनके हक से वंचित रखा जाता था। बंधक मतलब कुछ सामान रेहान रखकर दिए जाने वाला कर्ज, तो बंधक करके लिए गए सारे कर्जों को निरस्त कर दिया। दमनकारी भूस्वामियों के लिए मृत्युदंड की घोषणा की। भूस्वामियों से बंदूकें छीनने के लिए सशस्त्र टोलियों का गठन किया तथा अपने आप को परंपरागत हथियारों जैसे तीर, धनुष और भाला इत्यादि से सुसज्जित किया और गांवों की देखभाल के लिए समानांतर प्रशासन का गठन किया। ये पूरा उदाहरण है आपका सुमता बनर्जी के पुस्तक में नक्सलवारी एंड द लेफ्ट मूवमेंट में, ये उदाहरण वहाँ से लिया गया है। एक अन्य उदाहरण देखते हैं। गुरिल्ला आंदोलन 24 नवंबर 1968 को गोडापादू के निकट के मैदानी क्षेत्र में गणोभद्रा, जो कि एक अमीर भूस्वामी की जमीन पर फसल को जबरन कटवाने पर शुरू हुआ। अधिक सार्थक कार्रवाई हुआ थी जो कि अगले दिन पहाड़ी क्षेत्र में हुई, जब पर्वतीपुरम एजेंसी क्षेत्र के पैड़ा गोतली गांव में बहुत से गांव लगभग 250 गिरिजनों ने तीर, धनुष और भालों से भूस्वामियों और साहूकारों के घर पर धावा बोल दिया और उसके जमा किए हुए धान, चावल, अन्य खाद्य पदार्थों और 20,000 मूल की संपत्ति पर कब्जा कर लिया। उन्होंने प्रलेखों को भी अधिकृत कर लिया। तो ये जो दोनों उदाहरण हमने बात की, ये जो कृषक आंदोलन चलाए गए उस समय, आपके कह सकते हैं स्वतंत्रता आंदोलन के बाद, उससे संबंधित रहे हैं ये। अब फिर से कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं। समकालीन भारत में बहुत सी कृषक समस्याएं बनी हुई हैं। अध्याय 4, जिसमें हम लोगों ने कृषक से संबंधित जो चैप्टर है जिसका शीर्षक क्या था, ग्रामीण समाज में विकास एवं परिवर्तन, तो इसमें आपने विस्तार से इसको पढ़ा है। तथा नक्सली आंदोलन आज भी बढ़ती हुई शक्ति है। तथा कथित नए किसानों का आंदोलन पंजाब और तमिलनाडु में 1970 के दशक से प्रारंभ हुआ और ये आंदोलन क्षेत्रीय आधार पर संगठित थे, दल रहित थे और इसमें कृषक के स्थान पर किसान जुड़े थे। किसान मतलब क्या हुआ? किसान उन्हें कहा जाता है जो वस्तुओं के उत्पादन और खरीद दोनों रूप में बाजार से जुड़े होते हैं, और जो कृषक होते हैं वो केवल जीविकोपार्जन ही कर पाते हैं। तो इसमें कृषक के स्थान पर किसान जुड़े हुए थे। तथा एक सेकंड, आंदोलन की मौलिक विचारधारा मजबूत राज्य विरोधी और नगर विरोधी थी। मांगों के केंद्र में मूल्य और संबंधित मुद्दे थे। उदाहरण के लिए कीमत वसूली, लाभप्रद कीमतें, कृषि निवेश की कीमतें, टैक्स और उधारी की वापसी। उपद्रव के नए तरीके अपनाए गए। सड़कों एवं रेल मार्गों को बंद करना, राजनीतिज्ञों और प्रशासकों के लिए गांव में प्रवेश की मनाही और इसी तरह के अन्य कार्य। यह तर्क दिया जाता है कि किसान आंदोलनों के वातावरण एवं महिला मुद्दों सहित उनकी कार्यसूची एवं विचारधारा में विस्तार हुआ है। अतः उन्हें नए सामाजिक आंदोलनों के एक भाग के रूप में विश्व स्तर पर देखा जा सकता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कामगारों के आंदोलन के संदर्भ में। तो भारत में कारखानों से उत्पादन 1860 के प्रारंभिक भाग में शुरू होता है। आपको औपनिवेशिक काल में औद्योगिकरण वाले अध्याय की चर्चा का स्मरण होगा। औपनिवेशिक शासन में व्यापार का एक सामान्य तरीका था जिसके अनुसार कच्चे माल का उत्पादन भारत में किया जाता था और सामान का निर्माण जो है वो यूनाइटेड किंगडम में होता था और उसे उपनिवेश में बेचा जाता था, मतलब बनता इंग्लैंड में था और फिर बेचा कहा जाता था भारत में। तो इसी प्रकार के अन्य उपनिवेशों में बेचा जाता था। इसीलिए इन कारखानों को बंदरगाह वाले शहरों कलकत्ता और बम्बई में स्थापित किया गया। बाद में ऐसे कारखानों को मद्रास में भी स्थापित किया गया तथा आसाम में चाय बगानों को लगाने का काम 1839 के आसपास 1839 के आसपास हुआ था। औपनिवेशिक काल की प्रारंभिक अवस्थाओं में मजदूरी बहुत सस्ती थी क्योंकि औपनिवेशिक सरकार ने उनके वेतन और कार्य दशाओं के लिए कोई नियम नहीं बनाए थे। आपको याद होगा कि औपनिवेशिक सरकार ने किस तरह
वृक्षारोपण के लिए मजदूरों की उपलब्धता सुनिश्चित की थी। यह अपने अध्याय 1 में संरचनात्मक परिवर्तन स्ट्रक्चरल चेंजिंग में जो परिवर्तन वाला चैप्टर था वहाँ पर आप देख चुके हैं। हालांकि मजदूर संघ बाद में बने, जो मजदूर संघ थे बाद में बने, लेकिन कामगारों ने विरोध पहले भी किया है। उस वक्त की उनकी कार्रवाई संपोषित के स्थान पर स्वतः स्फूर्त ज़्यादा थी। कुछ राष्ट्रवादी नेताओं ने उपनिवेश विरोधी आंदोलन में मजदूरों को भी शामिल किया। युद्ध से देश में उद्योगों का विस्तार हुआ, लेकिन इससे लोगों की परेशानी बहुत बढ़ी। वहाँ खाने की कमी हो गई और कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ी। वहाँ मुंबई की कपड़ा मिलों में हड़तालों की एक लहर चली। सितंबर-अक्टूबर 1917 में करीब 30 प्रमाणिक अर्थात सर्टिफाइड हड़तालें हुई, या मतलब ये प्रमाणित जिनका प्रूफ है, तो 30 प्रमाणिक हड़तालें हुई। कलकत्ता के पटसन कामगारों ने काम रोका। मद्रास की बकिंघम और कर्नाटक की मिल के कामगारों ने वेतन वृद्धि के लिए काम रोक दिया। अहमदाबाद की कपड़ा मिल के कामगारों ने 50% वेतन वृद्धि बढ़ाने की मांग को लेकर काम करना बंद कर दिया। सर्वप्रथम मजदूर संघ की स्थापना जो होती है आपकी कब होती है? अप्रैल 1918 में। कब होती है? अप्रैल 1918 में। किसके द्वारा? बीपी वाडिया। बीपी वाडिया जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता थे और थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य थे, इन्होंने की थी। तो याद रखिएगा, मजदूर संघ की स्थापना सर्वप्रथम कब हुई थी? अप्रैल 1918 में बीपी वाडिया के द्वारा, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता और थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य थे। उसी वर्ष के दौरान महात्मा गांधी ने टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन TLA की स्थापना की। तो जहाँ सन 1920 में बंबई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AIETC, जिसे शॉर्ट में हम लोग एटक कहते हैं, की स्थापना हुई। एटक जो था अर्थात ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, यह बृहद आधारों और विभिन्न विचारधाराओं वाला संगठन था। साम्यवादी लोग इसकी मुख्य विचारधारा वाले समूह में थे, जिनकी अगुवाई SA डोंगे और MN राय ने की थी। नरम दल की अगुवाई जो है वो M जोशी और BB गिरे ने की, तथा राष्ट्रवादियों में लाला लाजपत राय और जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग शामिल थे। एटक की स्थापना ने औपनिवेशिक सरकार को मजदूरों के प्रति व्यवहार में अधिक सतर्क कर दिया। इसने मजदूरों को कुछ रियायतें दे करके असंतोष को सीमित करने का प्रयास किया। सन 1922 में 1922 में सरकार ने चौथा कारखाना अधिनियम पारित किया, जिसने कार्य अवधि के घंटों को घटा करके 10 घंटे कर दिया। सन 1926 में 1926 में मजदूर संघ अधिनियम पारित हुआ, जिसने मजदूर संघों के पंजीकरण का प्रावधान किया और कुछ नियम बनाए। सन 1920 के मध्य तक करीब 200 संघ एटक से संबद्ध हो गए। एटक अर्थात ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से संबद्ध हो गए और इसकी सदस्यता लगभग जो है मेंबरशिप 2.5 लाख तक पहुंच गई। ब्रिटिश राज के अंतिम दिनों के दौरान साम्यवादियों ने एटक पर काफ़ी नियंत्रण कर लिया था। मई 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक अन्य संघ भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस राजनीतिक दलों की तर्ज पर अधिक विभाजनों का रास्ता खुला। राष्ट्रीय स्तर पर कामगार वर्ग के आंदोलन ने राजनीतिक दलों की तरह विघटन के अतिरिक्त 1960 के दशक के अंत से क्षेत्रीय दलों ने भी अपने स्वयं के संघों का गठन आरंभ कर दिया। सन 1966-67 में अर्थव्यवस्था में भारी मंदी आई, जिसमें उत्पादन में तथा परिणामस्वरूप रोजगार में कमी हुई। सभी और असंतोष था। 1974 में 1974 में रेल कर्मचारियों की बहुत बड़ी हड़ताल हुई। राज्य तथा मजदूर संघों के बीच प्रतिरोध तीव्र हो गया। 1975-77 में आपातकाल के दौरान सरकार ने मजदूर संघों की गतिविधियों पर अंकुश लगा दिया। यह पुनः अल्पकालिक था। भूमंडलीकरण के वर्तमान संदर्भ में आपने श्रम प्रयोग तथा श्रम समस्याओं में परिवर्तन की प्रकृति देखी है। मजदूर संघों के समक्ष भी एक नई प्रकृति की चुनौतियां हैं। आपने पढ़ा कि भूमंडलीकरण के समकालीन संदर्भ में होने वाले परिवर्तनों ने श्रमिकों को प्रभावित किया तथा मजदूर संघों के सामने नई प्रकार की चुनौतियां आई। इसे समझने के लिए आपको अध्याय 5 और अध्याय 6, अध्याय 5 का शीर्षक क्या था? औद्योगिक समाज में परिवर्तन और विकास, अध्याय 6 भूमंडलीकरण और सामाजिक परिवर्तन, इसको पुनः देखने की आवश्यकता है, तो आप इस चीज़ों को समझ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जाति आधारित आंदोलन की। तो जाति आधारित आंदोलन में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दलित आंदोलन की, और इसके लिए कुछ इससे संबंधित कुछ लाइनों को देखते हैं। स्वाभिमान का सूरज लपटों में जल उठा, इन जातियों को इसे जलाने दो, चकनाचूर खंडित नष्ट करने दो ये घृणा की दीवारें, टुकड़े टुकड़े करने दो इन सदियों पुराने अंधेपन के केंद्रों को, उठो लो
उठो ओ लोगों। तो ये कुछ लाइनें हैं जो दलित आंदोलन से संबंधित हैं। दलितों के सामाजिक आंदोलन एक विशिष्ट चरित्र दर्शाते हैं। मात्र आर्थिक शोषण अथवा राजनीतिक दबाव के संदर्भ में इनकी व्याख्या संतोषजनक रूप से नहीं की जा सकती है। हालांकि ये पहलू भी महत्वपूर्ण हैं, मतलब आर्थिक शोषण तथा राजनीतिक दबाव ये भी महत्वपूर्ण पहलू हैं। यह एक मानव के रूप में पहचान प्राप्त करने का संघर्ष है। दलित आंदोलन है, यह एक मानव के रूप में पहचान प्राप्त करने का संघर्ष है। यह आत्मविश्वास तथा आत्मनिर्णय का स्थान पाने का संघर्ष है। यह अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी द्वारा उपलक्षित कलंक को समाप्त करने का संघर्ष है। इसे स्पर्श के लिए संघर्ष कहा जाता है। दलित शब्द का प्रयोग आमतौर पर मराठी, हिंदी, गुजराती तथा अन्य भारतीय भाषाओं में गरीब तथा उत्पीड़ित लोगों के अर्थ में किया जाता है। इसका नए संदर्भ में प्रयोग प्रथम प्रयोग मराठी में 1970 के दशक के प्रारंभ में बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों ने 9 बौद्ध आंदोलनकारियों के संदर्भ में किया था। दलित शब्द का प्रयोग, ठीक है। इसका अभिप्राय उन लोगों से था जिनके ऊपर के लोगों द्वारा जानबूझकर तोड़ा और धराशायी किया गया। इसका अभिप्राय उन लोगों से था जिन्हें उनके ऊपर के लोगों द्वारा जानबूझकर तोड़ा और धराशायी किया गया। इस शब्द में ही प्रदूषण, कर्म तथा न्यायोचित जाति संरक्षण की स्वाभाविक अस्वीकृति है। देश में पहले अथवा अभी कोई एक संगठित दलित आंदोलन नहीं हुआ है। विभिन्न आंदोलनों ने दलितों से संबंधित विभिन्न मुद्दों को विभिन्न विचारधाराओं के आसपास उभारा है। हालांकि सभी एक दलित पहचान की बात करते हैं, फिर भी इसका अर्थ सभी के लिए एक समान अथवा निश्चित नहीं होता है। दलित आंदोलनों की प्रवृत्ति तथा पहचान के अर्थ में भिन्नता के बावजूद उनमें समानता, आत्मसम्मान तथा अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए एक समानता की खोज हो रही है। अस्पृश्यता मतलब समानता, आत्मसम्मान तथा अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए एक समानता की खोज हो रही है। इसे पूर्वी मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों में चमारों के सतनामी आंदोलनों में, पंजाब के आदि धर्म आंदोलन में, महाराष्ट्र के महार आंदोलन में, आगरा के जाटों की सामाजिक राजनीतिक गतिशीलता में तथा दक्षिण भारत के ब्राह्मण विरोधी आंदोलन में देखा जा सकता है। समसामयिक काल में दलित आंदोलन ने जनमंडल में निर्विवाद रूप से स्थान प्राप्त कर लिया है, जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। इसके साथ प्रचुर मात्रा में दलित साहित्य भी आया है। एक उदाहरण देखते हैं। अपने साथी महारों पर एक अज्ञात कवि की कविता है जो कि 1890 के दशक में लिखी गई थी। तो ये कविता देख लेते हैं। उनके घर गांव से बाहर है, उनकी स्त्रियों के बाल में जुएं हैं, नंगे बच्चे कूड़े में खेलते हैं, वे सड़ा हुआ मांस खाते हैं, अस्पृश्य लोगों के चेहरों पर निम्नता के भाव हैं, उनमें कोई शिक्षा नहीं है, उन्हें गांव की देवियों तथा दैत्य देवों के नामों का ज्ञान है किंतु ब्राह्मण के नाम का नहीं। अब फिर से आगे आते हैं कॉन्टेक्स्ट पे। दलित साहित्य पूर्ण रूपेण चतुर्वर्ण व्यवस्था तथा जाति संस्करण के विरुद्ध हैं, जिन्हें ये कार्यशीलता तथा निम्न जातियों के कुल अस्तित्व के दमन के लिए उत्तरदायी मानते हैं। दलित लेखक अपने स्वयं के अनुभव तथा दृष्टिकोण के आधार पर अपनी कल्पनाशीलता तथा भावों का प्रयोग करने के लिए हठी होते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि मुख्य धारा वाले समाज की उच्च सामाजिक कल्पनाशीलता सत्य को प्रकट करने के बजाय छुपाएगी। दलित साहित्य सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्रांति का आह्वान करता है, जबकि कुछ लोग सम्मान तथा पहचान के लिए सांस्कृतिक संघर्ष पर बल देते हैं। अन्य समाज की संरचनात्मक विशेषताओं के साथ ही आर्थिक आयामों को भी इसमें शामिल करते हैं। एक उदाहरण पढ़ लेते हैं इसके संदर्भ में। समाजशास्त्रियों द्वारा दलित आंदोलनों को वर्गीकृत करने के प्रयासों से यह मान्यता पैदा हुई कि वे सभी प्रकारों यथा सुधारवादी, मुक्तिप्रद अर्थात प्रतिदानात्मक तथा क्रांतिकारी हैं। जाति विरोधी आंदोलन जो 19वीं सदी में ज्योतिबा फूले की प्रेरणा स्वरूप गैर ब्राह्मण आंदोलन, ब्राह्मणोत्तर समाज का विरोधी आंदोलन के रूप में महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु में आगे बढ़ाया गया तथा फिर डॉक्टर अम्बेडकर के नेतृत्व में विकसित हुआ, जिसमें सभी प्रकार की विशेषताएं थीं। हालांकि अपनी सर्वोत्तम दशा में यह समाज के संदर्भ में क्रांतिकारी तथा व्यक्तियों के संदर्भ में मुक्तिप्रद अर्थात प्रतिदानात्मक था। आंशिक संदर्भ में अम्बेडकोत्तर दलित आंदोलनों में क्रांतिकारी परिपाटी रही है। इसने जीवन के वैकल्पिक तरीके दिए जो कुछ बिंदुओं पर सीमित तथा कुछ बिंदुओं पर मौलिक तथा सर्वसम्मिलित थे, जिससे व्यवहार में परिवर्तन जैसे कि गोमांस भक्षण का त्याग से लेकर धर्म परिवर्तन तक सभी कुछ शामिल था। यह संपूर्ण समाज के परिवर्तन पर केंद्रित था। जाति उत्पीड़न तथा आर्थिक शोषण को समाप्त करने के मौलिक क्रांतिकारी लक्ष्य से लेकर के अनुसूचित जाति के सदस्यों को सामाजिक गतिशीलता प्रदान करवाने के सीमित लक्ष्यों तक। लेकिन कुल मिलाकर यह आंदोलन एक सुधारवादी आंदोलन रहा है। इसने जाति के आधार पर गतिशीलता प्रदान की, परंतु जाति को नष्ट करने के लिए केवल आधे मन से प्रयास किए।
इसने प्रयास करके कुछ वास्तविक किंतु सीमित सामाजिक बदलाव प्राप्त किए, विशेषतः दलितों में शिक्षित वर्गों के लिए, परंतु यह अब तक भी संतोषप्रद रूप से विश्व में सर्वाधिक गरीब आम जनता के गरीबी उन्मूलन के लिए समाज को परिवर्तित करने में असफल रहा है। अब हम लोग बात करते हैं पिछड़े वर्ग एवं जातियों के आंदोलन के संदर्भ में। पिछड़ी जातियों वर्गों का राजनीतिक इकाइयों के रूप में उदय औपनिवेशिक तथा उपनिवेशनोत्तर, मतलब उपनिवेशवाद के बाद, तो औपनिवेशिक तथा उपनिवेशनोत्तर दोनों संदर्भों में हुआ है। औपनिवेशिक राज्य प्रायः अपनी संरक्षिता का वितरण जाति के आधार पर करते थे, इसलिए लोगों को का संस्थागत जीवन में सामाजिक तथा राजनीतिक पहचान के लिए अपनी जातियों में रहना अर्थपूर्ण होता था। इससे समान रूप से अवस्थित जाति समूहों पर स्वयं को संगठित करना, जिसे समानांतर विस्तार कहा जाता है, पर प्रभाव पड़ा। इस प्रकार जाति अपने कर्मकांडी विषय वस्तु छोड़ने लगी और राजनीतिक गतिशीलता के लिए अधिक से अधिक पंथ निरपेक्ष बन गई। पिछड़े वर्गों की संज्ञा का प्रयोग देश के विभिन्न भागों में 19वीं सदी के अंत से किया जा रहा है। इसका विस्तृत प्रयोग जो है मद्रास प्रेसिडेंसी में 1872 में 1872 से, मैसूर के राजशाही राज्य में 1918 तथा बम्बई प्रेसिडेंसी में 1825 से किया जा रहा है। 1920 के दशक से देश के विभिन्न भागों में जाति के मुद्दों के आसपास एकजुट होकर बहुत से संगठन उठ खड़े हुए हैं। इनमें संयुक्त प्रोविंस में हिंदू बैकवर्ड क्लासेस लीग, हिंदू पिछड़ा वर्ग लीग, ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस फेडरेशन, मतलब अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग लीग शामिल है। 1954 में 1954 में पिछड़े वर्गों के लिए 88 संगठन काम कर रहे हैं। अब इससे संबंधित एक थोड़ा सा उदाहरण देख लेते हैं। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों आदि पर सलाहकार समिति के गठन का प्रस्ताव जो है प्रस्तुत करते हुए जीबी पंत ने अपने भाषण में निम्नलिखित विचार प्रकट किए थे। क्या विचार प्रकट किए थे? हमें दबाए हुए वर्गों, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों की विशेष देखभाल करनी होगी। उन्हें सामान्य स्तर पर लाने के लिए हम जो कर सकते हैं उसे अवश्य करना चाहिए। जंजीर की शक्ति का आकलन उसकी सर्वाधिक कमजोर कड़ी द्वारा किया जाता है, और इसलिए जब तक सबसे कमजोर कड़ी को सशक्त नहीं किया जाता, हमें एक स्वस्थ राजनीति नहीं प्राप्त होगी। समकालीन वर्षों में राज्यों में इन वर्गों के आरक्षण दिए जाने संबंधी निर्णयों के लिए फिर से एक नया वाद विवाद शुरू हो गया है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं उच्च जाति का जवाब के बारे में कि उच्च जाति का इस पर रिएक्शन क्या होता है। दलितों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के बढ़ते हुए प्रभाव ने उच्च जातियों के कुछ वर्गों में यह धारणा उत्पन्न की कि उनकी उपेक्षा हो रही है। उन्हें लगता है कि उनके अल्पसंख्यक होने के कारण सरकार उनकी कोई परवाह नहीं करती। समाजशास्त्रियों के रूप में हमें यह पता लगना चाहिए कि ऐसी भावनाओं का अस्तित्व है और हम इसे किसी सीमा तक परिनिरीक्षण कर सकते हैं। तब हमें यह विवेचना करनी चाहिए कि ऐसा आभास किस सीमा तक प्रयोग सिद्ध तत्वों पर आधारित है। हमें यह भी पूछना चाहिए कि उन तथाकथित उच्च जातियों की पूर्व पीढ़ियों ने जाति को आधुनिक भारत की एक सीमंत वास्तविकता के रूप में क्यों नहीं देखा। इससे संबंधित एक हम लोग उदाहरण पढ़ सकते हैं जिसमें एक स्वाभाविक समाजशास्त्री व्याख्या बताई गई है। तो उस उदाहरण को देख लेते हैं कि नेहरू युगीन भारत में जन्मी पीढ़ियों ने जाति को एक पुरातन गई बीती धारणा के रूप में देखा। जाति का नजरिया उस नए मध्यम वर्ग पर विशेष रूप से हावी था जिसे अपनी परंपरागत उच्च जाति हैसियत का लंबा अनुभव था, मगर जिसने हाल ही में शहरी वातावरण और आधुनिक व्यवसायों में प्रवेश किया था। इस नव मध्यम वर्गीय परिवेश में पले बढ़े मुझ जैसे लोगों के लिए जात एक गुजरी चीज़ थी। माना कि कर्मकांडी अवसरों पर, खासकर शादी ब्याहों में, इसे किसी पुराने संदूक से झाड़ पोंछ कर निकाली गई भूली बिसरी वस्तु की तरह पेश किया जाता था। लेकिन हमें नहीं लगता था कि शहरी दैनिक जीवन में जात की कोई सक्रिय भूमिका है। अब जाकर के, या यूं कहें कि मंडल के बाद, जो मंडल आंदोलन होता है, मंडल के बाद हमें यह समझ में आने लगा कि शहरी मध्यम वर्ग के संदर्भ में जाति लगभग अदृश्य क्यों थी। सबसे महत्वपूर्ण कारण बेशक यही है कि इस संदर्भ में ऊंची जातियों का जबरदस्त दबदबा था। नेहरू युगीन मध्यम वर्ग के प्रायः सभी सदस्य समर्थ थे। इस सजातीय एकरूपता ने जाति को सामाजिक दृश्यता की दोहरी के नीचे दबाकर आंखों से ओझल कर दिया। अगर आप हर तरफ अपनी ही बिरादरी के लोगों से घिरे हों तो जात अस्मिता का सवाल ही नहीं उठेगा। ठीक उसी तरह जैसे विदेशों में रहते हुए हमें भारतीय होने का हमेशा ख्याल रहता है, लेकिन भारत में रहते हुए हम इसे भुला देते हैं। ये इस चीज़ से आप समझ सकते हैं कि आपके सामाजिक परिस्थितियों के बारे में। अब फिर से हम लोग कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं। मोटे तौर पर स्वतंत्रता से पूर्व की स्थिति से तुलना की जाए तो आज निम्नतम जातियों जनजाति सहित सभी सामाजिक समूहों की दशा में सुधार हुआ है।
लेकिन इसमें किस सीमा तक सुधार हुआ है, यह प्रश्न का विषय है। बाकी की जनसंख्या की तुलना में निम्नतम जनजातियों की क्या स्थिति रही है। यह सच है कि 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में सभी जाति समूहों में विभिन्न प्रकार के रोजगार तथा व्यावसायिकता आज भी तुलना में बहुत विस्तृत है। हालांकि यह इस विशाल सामाजिक सच्चाई को नहीं बदलता कि उच्चतम अथवा सर्वाधिक प्राथमिकता वाले व्यवसायों में उच्च जाति के लोग ज़्यादा हैं, जबकि छोटे तथा तिरस्कृत व्यवसायों में बहुतम निम्नतम जातियों का है। बहुतम मतलब जो बहुसंख्यक है वो निम्नतम जातियों का है। विभेदीकरण तथा पृथकता के मुद्दों का विस्तार से ये इस चर्चा जो है पुस्तक 1 में की गई, मतलब जो 11th की पुस्तक थी उसमें की गई है। अब हम लोग बात कर लेते हैं जनजातीय आंदोलन की। देश भर में फैले विभिन्न जनजातीय समूहों के मुद्दे समान हो सकते हैं, लेकिन उनके विभेद भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। जनजातीय आंदोलनों में से कई अधिकांश रूप से मध्य भारत तथा कथित जनजातीय बेल्ट में स्थित रहे हैं, जैसे छोटा नागपुर व संथाल परगना में स्थित संथाल हो, ओराव व मुंडा। नए गठित हुए झारखंड प्रदेश का मुख्य भाग इन्हीं से बना है। हमारे लिए विभिन्न आंदोलनों के बारे में विस्तृत विवरण देना संभव नहीं है। हम उदाहरण के रूप में झारखंड की चर्चा करेंगे, जहां जनजातीय आंदोलन का इतिहास 100 वर्ष पुराना है। हम पूर्वोत्तर राज्यों के जनजातीय आंदोलनों की विशेषताओं के बारे में भी संक्षिप्त में चर्चा करेंगे, परंतु इनकी भी विस्तृत विवेचना संभव नहीं है, क्योंकि एक ही क्षेत्र में जनजातीय आंदोलन के विभिन्न स्वरूप विद्यमान हो सकते हैं। अब हम लोग झारखंड का उदाहरण देखते हैं। सन 2000 में दक्षिण बिहार से काट करके बनाया गया झारखंड भारत के नवनिर्मित राज्यों में से एक है। इस राज्य की स्थापना के पीछे का इतिहास 1 सदी से अधिक का प्रतिरोध है। झारखंड के लिए सामाजिक आंदोलन के करिश्माई नेता बिरसा मुंडा नाम का एक आदिवासी था, जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध एक बड़े विद्रोह का नेतृत्व किया। अपनी मृत्यु के बाद बिरसा इस आंदोलन का एक प्रमुख प्रतीक बन गया। उसके बारे में कहानियां और गीत पूरे झारखंड में गाए जाते हैं। बिरसा के संघर्ष की स्मृति लेखों द्वारा भी जीवित रखी गई। दक्षिण बिहार में काम कर रहे ईसाई मिशनरी इस क्षेत्र में साक्षरता के प्रसार के लिए उत्तरदायी थे। साक्षर आदिवासियों ने अपने इतिहास तथा मिथकों के बारे में शोध और लेखन प्रारंभ किया। उन्होंने जनजातीय प्रथाओं तथा सांस्कृतिक व्यवहारों के बारे में लिखा और उनके बारे में जानकारी प्रदान की। इससे झारखंडियों को संगठित जनजातीय चेतना तथा साझी पहचान बनाने में सहायता मिली। साक्षर आदिवासी सरकारी नौकरियां पाने की स्थिति में भी थे, जिससे समय के साथ एक मध्यम वर्गीय आदिवासी बुद्धिजीवी नेतृत्व का उदय हुआ, जिसने पृथक राज्य की मांग को प्रारूप दिया तथा भारत एवं विदेशों में भी इसका प्रचार किया। दक्षिण बिहार के अंतर्गत आदिवासी दीकुओं की जो प्रवासी व्यापारी तथा महाजन थे, दीकू किसे कहा जाता था, जो बाहरी होते थे, तो अंतर्गत आदिवासी और जो उस क्षेत्र में आकर बस गए थे तथा जिन्होंने वहां के मूल निवासियों की संपदा पर अधिकार कर लिया था। मूल आदिवासी जो थे उनसे घृणा करते थे। इन खनिज संपन्न क्षेत्रों में खदान तथा औद्योगिक परियोजनाओं से मिलने वाले अधिकांश लाभ द्वीपों जो बाहरी होते थे उनको मिलते थे। यहाँ तक कि आदिवासी भूमि अलग कर दी गई थी। आदिवासियों ने अलग थलग किए जाने के अनुभव तथा अन्याय के बोध को झारखंड की साझी पहचान बनाने तथा सामूहिक कार्रवाई की प्रेरणा के लिए गतिशील किया, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः पृथक राज्य का निर्माण हुआ। वे मुद्दे जिनके विरुद्ध झारखंड में आंदोलनकारी नेताओं ने प्रदर्शन किए, वो मुद्दे क्या थे? सिंचाई परियोजनाओं तथा गोलाबारी क्षेत्र के लिए भूमि का अधिग्रहण, रुके हुए सर्वेक्षण तथा पुनर्वास की कार्रवाई, बंद कर दिए कैंप आदि, ऋणों, किराए तथा सहकारी कर्जों का संग्रह जिसका प्रतिकार किया गया, वन उत्पाद का राष्ट्रीयकरण जिसका उन्होंने बहिष्कार किया। तो ये झारखंड के संदर्भ में था। अब हम लोग पूर्वोत्तर के संदर्भ में बात कर लेते हैं। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने राज्यों के निर्माण की जो प्रक्रिया प्रारंभ की, उसने इस क्षेत्र अर्थात पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी प्रमुख पर्वतीय क्षेत्र के जिलों में अशांति की प्रवृत्ति पैदा की। अपनी पृथक पहचान तथा पारंपरिक स्वायत्तता के प्रति सचेत ये जातियां असम के प्रशासनिक तंत्र में सम्मिलित किए जाने के बारे में अनिश्चित थीं। इस प्रकार इस क्षेत्र में जातिता का उदय जनजाति के एक सशक्त अज्ञात प्रणाली के संपर्क में आने के परिणामस्वरूप विकसित हुई नवीन परिस्थितियों का सामना करने का प्रत्युत्तर था। भारतीय मुख्यधारा से लंबे समय तक पृथक रहने के कारण ये जनजातियां अपना स्वयं का विश्व दर्शन तथा सामाजिक व सांस्कृतिक संस्थाओं को बहुत कम बाहरी प्रभाव से बचा रख पाए, जबकि पहले की अवस्था ने अलगाव की प्रवृत्ति दिखाई। यह प्रवृत्ति भारतीय संविधान के दायरे में ही स्वायत्तता की खोज द्वारा प्रस्थापित हो गई। एक मुख्य मुद्दा जो देश के विभिन्न भागों के जनजातीय आंदोलनों को जोड़ता है वह है जनजातीय लोगों का वन भूमि से विस्थापन। इस अर्थ में पारिस्थितिकी मुद्दे जनजातीय आंदोलनों के केंद्र में हैं, लेकिन इसी प्रकार पहचान की सांस्कृतिक असमानता व विकास जैसे आर्थिक मुद्दे भी हैं। यह हमें पुनः
भारत में पुराने तथा नए सामाजिक आंदोलनों की अस्पृश्यता के प्रश्न की ओर वापस ले जाता है। अब हम बात कर लेते हैं महिलाओं के आंदोलन के संदर्भ में। 19वीं सदी के समाज सुधार आंदोलन तथा प्रारंभिक महिला संगठन की बात कर लेते हैं। आप 19वीं सदी के समाज सुधारकों या समाज सुधार आंदोलनों से भली भांति परिचित हैं, जिन्होंने महिलाओं संबंधित अनेक मुद्दे उठाए। इस पुस्तक के अध्याय 2 में और इससे पहली मतलब 11th की पुस्तक में भी इन्हें उठाया गया है। 20वीं सदी के प्रारंभ में राष्ट्रीय तथा स्थानीय स्तर पर महिलाओं के संगठनों में वृद्धि देखी गई। वीमेंस इंडिया एसोसिएशन या हिंदी में कहें तो भारतीय महिला एसोसिएशन WIA, इसकी स्थापना होती है 1971 1971। ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस, हिंदी में अखिल भारतीय महिला कॉन्फ्रेंस 1926 में। नेशनल काउंसिल फॉर वीमेन इन इंडिया, हिंदी में कहें तो भारत में महिलाओं की राष्ट्रीय काउंसिल। तो ये ऐसे नाम हैं जिन्हें हम तुरंत पहचान कर बता सकते हैं, जबकि इनमें से कई की शुरुआत सीमित कार्यक्षेत्र से हुई। इनका कार्यक्षेत्र समय के साथ विस्तृत हुआ। उदाहरण के लिए प्रारंभ में NIWC अर्थात भारत में महिलाओं की जो राष्ट्रीय काउंसिल नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन इन इंडिया है, इसका विचार था कि महिला कल्याण तथा राजनीति आपस में असंबद्ध है, मतलब अलग अलग है। कुछ वर्षों बाद उसके अध्यक्षीय भाषण में कहा गया कि क्या भारतीय पुरुष अथवा स्त्री स्वतंत्र हो सकते हैं यदि भारत गुलाम रहे? हम अपनी राष्ट्रीय स्वतंत्रता, जो कि सभी महान सुधारों का आधार है, के बारे में कैसे चुप रह सकते हैं? यह तर्क दिया जा सकता है कि सक्रियता का यह काल सामाजिक आंदोलन नहीं था, इसका विरोध भी किया जा सकता था। चलो हम उन विशेषताओं का स्मरण करें जो सामाजिक आंदोलनों को चिन्हित करते हैं। इनमें संगठन, विचारधारा, नेतृत्व, एक साझी समझ तथा जन मुद्दों पर परिवर्तन लाने का लक्ष्य था। सम्मिलित रूप से ये एक ऐसा वातावरण बनाने में सफल हुए जहां महिलाओं के मुद्दों की उपेक्षा नहीं की जा सकती थी। अब हम लोग कृषि संघर्ष तथा क्रांतियां की बात करते हैं। प्रायः यह माना जाता है कि केवल मध्यम वर्गीय शिक्षित महिलाएं ही सामाजिक आंदोलनों में सहभागिता करती हैं। संघर्ष का एक भाग महिलाओं की सहभागिता के विस्मृत इतिहास को याद करना रहा है। औपनिवेशिक काल में जनजाति तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारंभ होने वाले संघर्षों तथा क्रांतियों में महिलाओं ने पुरुषों के साथ भाग लिया। बंगाल में तिभागा आंदोलन, निजाम के पूर्व शासन का तेलंगाना सशस्त्र संघर्ष तथा महाराष्ट्र में वर्ली जनजाति के बधुआ दास्ता के विरुद्ध क्रांति, ये कुछ उदाहरण हैं। अब 1947 के बाद जो आंदोलन होते हैं जिसमें महिलाएं शामिल थे, तो एक मुद्दा जो प्रायः उठाया जाता है कि यदि 1947 से पहले महिला आंदोलन एक सक्रिय आंदोलन था तो बाद में उसका क्या हुआ। इसकी एक व्याख्या यह दी जाती है कि राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाली बहुत सी महिला प्रतिभागी राष्ट्र निर्माण के कार्य में संलग्न हो गई। दूसरे लोग विभाजन के आघात को इस ठहराव का उत्तरदायी मानते हैं। 1970 के दशक के मध्य में भारत में महिला आंदोलन का नवीनीकरण हुआ। कुछ लोग इसे भारतीय महिला आंदोलन का दूसरा दौर कहते हैं, जबकि बहुत सी चिंताएं उसी प्रकार बनी रहीं। फिर भी संगठनात्मक रणनीति तथा विचारधाराओं दोनों में परिवर्तन हुआ। स्वायत्त महिला आंदोलन कहे जाने वाले आंदोलनों में वृद्धि हुई। स्वायत्त शब्द जो है इस तथ्य की ओर संकेत था कि उन महिला संगठनों से जिनके राजनीतिक दलों से संबंध थे से भिन्न, मतलब इनका संबंध राजनीतिक दलों से नहीं था, तो राजनीतिक दलों से संबंध थे उनसे भिन्न या स्वायत्त शासी अथवा राजनीतिक दलों से स्वतंत्र थी, इसलिए इनके साथ स्वायत्त जुड़ा हुआ था। यह अनुभव किया गया कि राजनीतिक दल महिलाओं के मुद्दों को अलग थलग रखने की प्रवृत्ति रखते हैं। संगठनात्मक परिवर्तन के अलावा कुछ नए मुद्दे भी थे जिन पर ध्यान दिया गया। उदाहरण के लिए मिलाओं के प्रति हिंसा के बारे में वर्षों से अनेक अभियान चलाए गए। आपने देखा होगा कि स्कूल के प्रार्थना पत्र में पिता तथा माता दोनों के नाम होते हैं। यह सदैव सत्य नहीं था। इसी प्रकार महिलाओं के आंदोलनों के कारण महत्वपूर्ण कानूनी परिवर्तन आए। भूस्वामित्व व रोजगार के मुद्दों की लड़ाई यौन उत्पीड़न तथा दहेज के विरुद्ध अधिकारों की मांग के साथ लड़ी गई। इसके संदर्भ में एक उदाहरण आप पढ़ सकते हैं। व्यापक बेरोजगारी, पारिस्थितिकी क्षरण तथा अनियंत्रित निर्धनता के सामने देश में राजनीतिक गतिविधि की एक नई हलचल प्रारंभ हुई। कुछ मामलों में संघर्षों को विभिन्न दलों के मंचों से अथवा विभिन्न दलों के गठबंधन द्वारा चलाया गया। दूसरे प्रकार की कार्रवाई का एक उदाहरण 60 के दशक के अंत में मुंबई तथा गुजरात में चलाया गया आंदोलन है, जो कि मूल्य वृद्धि के विरोध में था। 70 के दशक के प्रारंभ में संकट लिप्त बिहार में छात्र असंतोष उभरा, जिसने जयप्रकाश नारायण जेपी की संपूर्ण क्रांति के आह्वान का समर्थन किया। सत्ता संरचना के बारे में बड़ी संख्या में प्रश्न उठाए गए, जिनमें अनेक मुद्दे महिलाओं से संबंधित थे, जैसे परिवार कार्य वितरण, पारिवारिक हिंसा, पुरुष तथा स्त्रियों तथा संसाधनों पर असमान पहुंच, स्त्री पुरुष संबंध के मुद्दों तथा महिलाओं के लिंग भेद के प्रश्न। 70 के दशक में ही स्वतः स्फूर्त महिला आंदोलनों का उदय भी देखा गया। 70 के दशक के मध्य में कई शिक्षित महिलाओं ने सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया तथा साथ ही साथ महिलाओं के मुद्दों को भी बढ़ाया। कई नगरों में महिलाओं के समूह एक साथ आए। जिन घटनाओं ने इन सभाओं को संगठनात्मक प्रयासों के रूप में मूर्तिमान या क्रिस्टलाइज करने में उत्प्रेरक का कार्य किया, वह थे मथुरा
बलात्कार कांड जो कि 1978 में होता है तथा माया त्यागी बलात्कार कांड जो कि 1980 में होता है। दोनों ही पुलिस संरक्षण में बलात्कार के मामले थे जिनसे राष्ट्रव्यापी विरोध आंदोलन होते हैं या हुए। इस बात की भी स्वीकारोक्ति हुई कि सभी महिलाएं पुरुषों के मुकाबले किसी न किसी प्रकार असुविधाग्रस्त हैं। फिर भी सभी महिलाएं एक ही स्तरीय प्रकार की भेदभाव नहीं झेलती हैं। शिक्षित मध्यम वर्गीय महिलाओं की चिंता कृषक महिला से उसी प्रकार भिन्न है जिस तरह एक दलित महिला की चिंता एक उच्च जात की महिला से भिन्न है। तो हम जो है हिंसा का उदाहरण अलग अलग तरीके से ले सकते हैं। एक अन्य उदाहरण देखें, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के व्यवहार का विश्लेषण जात के अनुसार यह दिखलाएगा कि जबकि प्रबल उच्च जातियों में दहेज हत्या तथा परिवार द्वारा गतिशीलता पर उग्र प्रतिबंध व नियमावली तथा लिंग भेद की घटनाएं लगातार होती हैं, वहीं दलित महिलाओं को कार्यस्थल पर तथा जनता में बलात्कार तथा शारीरिक हिंसा की सामूहिक तथा व्यक्तिगत चुनौतियों का सामना अपेक्षाकृत अधिक करना पड़ता है। फिर से हम लोग कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं। इस बात की मान्यता भी बढ़ रही है कि स्त्री व पुरुष दोनों ही प्रबल लिंग पहचान द्वारा बाध्य हैं। उदाहरण के लिए पितृसत्तात्मक समाज में पुरुषों को लगता है कि उन्हें ताकतवर तथा सफल होना चाहिए। स्वयं को भावनात्मक रूप से प्रकट करना पुरुषोचित नहीं है। तब यह विचार आता है कि स्वतंत्र होने के लिए पुरुषों को स्त्रियों की भांति होना चाहिए। निसंदेह यह इस विचार पर निर्भर है कि सच्ची स्वतंत्रता का अपनी इच्छानुसार बढ़ना तथा विकास तभी संभव होगा जब कोई अन्याय ना हो। अब चूंकि यह पूरा पुस्तक है, यह 8 चैप्टरों का जो पुस्तक है यह समाप्त हो रहा है, तो निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं, या जब इस पुस्तक के अंत में हम लोग पहुंच चुके हैं तो कदाचित यह प्रासंगिक होगा कि हम पुनः वहाँ वापस जाएं जहां हमने क्लास 11th, हम ये क्लास 12 की पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो क्लास 11th में समाजशास्त्र की प्रथम पुस्तक से प्रारंभ किया था। हमने व्यक्ति तथा समाज के बीच द्वंद्वात्मक संबंधों की चर्चा से शुरुआत की थी। सामाजिक आंदोलन कदाचित इस संबंध को सर्वश्रेष्ठ ढंग से दिखाते हैं। ये उत्पन्न होते हैं क्योंकि व्यक्ति तथा सामाजिक समूह जो हैं अपनी दशा को परिवर्तित करना चाहते हैं। ये संगठित होते हैं तथा अपनी दशा में परिवर्तन लाते हुए समाज को बदलने की चेष्टा करते हैं। तो इस प्रकार से अध्याय 8 जो है समाप्त होता है और इसी के साथ यह जो क्लास 12 की पुस्तक थी भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास, यह पूरी पुस्तक यहाँ पर संपूर्ण होती है, पूरी हो जाती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।